बीजेपी से गठबंधन तोड़कर शिवसेना ने महाअघाड़ी सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी का डर हर वक्त उसे सताता रहता है। इसी वजह से हर दूसरे दिन शिवसेना बीजेपी के खिलाफ कुछ न कुछ करती रहती है। अब कुछ नहीं मिला तो राम मंदिर जमीन खरीद मामले में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तरफ से लाए जा रहे प्रोपेगेंडा में शिवसेना भी शामिल हो गई और सामना में अयोध्या भूमि सौदा मामले को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर डाली। सामना में प्रकाशित इस टिप्पणी के विरोध में बीजेपी युवा इकाई ने मोर्चा निकाला। मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इस झड़प को लेकर संजय राउत ने कहा कि मुंबई में शिवसेना भवन एक राजनीतिक दल का मुख्यालय ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पहचान का प्रतीक है और किसी को भी इसकी ओर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता शिवसेना भवन में तोड़फोड़ करने आ रहे हैं। इस घटना के बारे में राउत ने कहा कि शिवसेना भवन मराठी और महाराष्ट्र का प्रतीक है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसी को हमें गुंडा कहने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, हम प्रमाणित हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई परिसर पर हमले का प्रयास करेगा तो क्या मराठी मानुष और शिवसैनिक चुप रहेंगे? राउत ने कहा कि बीजेपी इतने तैश में क्यों आ गई? संपादकीय में आखिर ऐसा क्या कहा गया था? इसमें तो आरोपों पर सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया था और कहा गया था कि आरोप गलत निकलते हैं तो आरोप लगाने वालों को दंडित भी किया जाना चाहिए। इस देश में स्पष्टीकरण मांगना क्या गुनाह है? संपादकीय में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इसमें बीजेपी शामिल है। क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास एक स्वायत्त संस्था है, इसमें बीजेपी की क्या भूमिका है? राउत ने कहा कि हमारी तरफ से ये मामला खत्म हो गया, कल उन्हें शिव प्रसाद मिल गया। अब स्थिति को इस स्तर पर ना लाएं कि हमें उन्हें शिव भोजन थाली देनी पड़े। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चीन से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर सुनाया। असल में चीन के मुद्दे पर पिछले साल कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसी खबर को शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस की तरफ से चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा गया। स्वामी ने खबर को शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार पर हमला करने के लिए कांग्रेस ने तथ्य रखे थे, लेकिन इनमें से किसी में भी चीन की आक्रामकता की निंदा नहीं की गई थी। कांग्रेस को देपसांग पर भी अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, जिस पर 2013 में चीन ने कब्जा कर लिया था। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि क्या कांग्रेसी नेताओं ने लद्दाख में चीन के अतिक्रमणकारी होने की आलोचना की है? मैंने सिर्फ कुछ कमजोर बयान सुने हैं, लेकिन किसी कांग्रेसी ने आज तक चीनी आक्रामकता की आलोचना करते हुए नीतिगत बयान जारी नहीं किया है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि देपसांग पर चीन ने यूपीए शासन के दौरान कब्जा किया था? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार केंद्र सरकार को आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मुद्दों को लेकर घेरते रहे हैं। काफी दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हाल ही में उन्होंने मोदी सरकार को चीन की चालबाजी को लेकर सतर्क रहने की नसीहत दी थी। इस बीच लद्दाख स्थित सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव कम न होने का दावा करने वाली एक रिपोर्ट पर स्वामी ने कहा था कि उन्हें महसूस हो रहा है कि टकराव वाली जगह से सिर्फ भारत ही पीछे हटा, जबकि चीन आगे बढ़ गया। स्वामी ने इससे पहले एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि पुलवामा याद है, गलवान भूल गए, क्योंकि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। उन्होंने लिखा था कि क्या यह खेदजनक नहीं है कि साल दर साल पुलवामा को पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री याद करते हैं, लेकिन हमारे जवानों द्वारा चीनी पीएलए के खिलाफ प्रदर्शित असाधारण बहादुरी को भुला दिया गया है। हालांकि स्वामी का ये आरोप निराधार है, क्योंकि गलवान घाटी में शहीद हुए बहादुर सैनिकों के बलिदान को न तो सरकार भूली है और न ही देश। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी के हाथों मिली हार को ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही हैं। नंदीग्राम की हार के बावजूद ममता बनर्जी सीएम तो बन गई, लेकिन जिस तरह की राजनीति वे करती रही हैं, उसमें पराजय का यह पैबंद उन्हें काफी तकलीफ देता है। इसी वजह से नतीजों के करीब 1.5 महीने बाद ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंची और सुवेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी का कहना है कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है, इसी वजह से वे हारी हैं, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की अर्जी को 22 जून तक टाल दिया है। जस्टिस कौशिक चंद्र ने ममता की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि मामले को अगले गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाए।
इस बीच रजिस्ट्रार इस अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेगा कि क्या याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दायर की गई है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी को विजेता और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी को उप विजेता घोषित किया था। बनर्जी ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ और चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी द्वारा दोबारा मतगणना की मांग को ठुकराने का आरोप लगाते हुए नतीजों की घोषणा के बाद कहा था कि इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। भाजपा विधायक अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पे 1956 मतों से जीत हासिल की थी, जिससे ममता को 32 वर्षों में पहली चुनाव हार का सामना करना पड़ा। अधिकारी पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अपनी जीत के बाद बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। हालांकि नंदीग्राम में उन्हें खुद एक छोटे अंतर से हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए बनर्जी को 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ना होगा और राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा। नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर में स्थित एक छोटा सा शहर है। साल 2007 में वाम दल की सरकार द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इस क्षेत्र में हिंसक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई और इसके परिणाम स्वरूप मार्क्सवादी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को वामपंथियों के खिलाफ अपनी 3 दशक पुरानी भयंकर लड़ाई के प्रतीक के रूप में बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि 2011 में 34 साल पुरानी मार्क्सवादी सरकार को जनता ने नकार दिया और टीएमसी ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल के बाद अब असम कांग्रेस में बगावत तेज हो गई है। असम के कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। असम के कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान अपने युवा नेताओं के बजाय बुजुर्ग नेताओं को प्राथमिकता देता है और इसी वजह से सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। रूपज्योति कुर्मी ने राहुल गांधी को नकारा और असक्षम बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि वह नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। पंजाब, राजस्थान और केरल कांग्रेस में कलह के बीच असम से कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं को नहीं सुन रही है, इसीलिए सभी राज्यों में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। अगर वह पार्टी के शीर्ष पर रहते हैं तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आला कमान और गुवाहाटी के नेता बुजुर्ग नेताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे कहा था कि कांग्रेस के पास इस बार सत्ता में आने का अच्छा मौका है और हमें AIUDF के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक गलती होगी और वास्तव में यही हुआ। पंजाब कांग्रेस में तकरार अब भी जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं राजस्थान में भी पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच विवाद चल ही रहा है। मुंबई कांग्रेस में भी आपसी कलह की खबर है क्योंकि पार्टी के एक विधायक जिशान सिद्दीकी ने मुंबई कांग्रेस के चीफ भाई जगताप के खिलाफ सोनिया गांधी को लेटर लिखा है। केरल में पार्टी छोड़कर कई बड़े नेता चले गए हैं और कई जाने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में एक बार फिर नया फितूर आया है। यह फितूर इतना घातक है कि अगर दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आई तो तबाही मच जाएगी, लेकिन केजरीवाल अपने इस घातक फितूर को अमल में लाने के लिए जुट गए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक बनाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली के 12वीं पास युवाओं से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग देकर पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर केजरीवाल के दिमाग से काम किया जाए तो 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद हर व्यक्ति हेल्थ एक्सपर्ट हो जाएगा और कोरोना का खुद ही इलाज कर लेगा। मतलब साफ है कि केजरीवाल जो हेल्थ वर्कर की जुड़ियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं वह शुद्ध रूप से वोट बैंक का खेल है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस कदम की स्वास्थ्य विशेषज्ञ न सिर्फ इसकी आलोचना कर रहे हैं बल्कि इसको रोकने की भी सलाह दे रहे हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्र का कहना है कि यह केजरीवाल तबाही वाला वोट बैंक एजेंडा है। 12वीं पास युवाओं को महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद इस तरह नर्सिंग सहायक के रूप में कैसे भर्ती किया जा सकता है। केजरीवाल के इस प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। दिल्ली के LG को चाहिए कि वो इस पर रोक लगाए। डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि यह वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उठाया गया पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम लग रहा है। इससे कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान होगा।
क्या दिल्ली सरकार के पास मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर नहीं है? अगर लोगों को भर्ती करना ही है तो नर्सिंग और मेडिकल फील्ड के युवाओं को क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा? क्या उन लोगों की कमी हो गई है देश में? इस तरह की भर्ती से मरीजों का भला नहीं बल्कि बुरा ही होगा। ऐसे अधकचरे लोगों को अगर ये मरीजों के इलाज में लगाएंगे तो सोचिए क्या हालत होंगे। यह बहुत हानिकारक है। इन्हें जनरल ड्यूटी में लगाया जा सकता है लेकिन नर्सिंग में नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की भर्ती नहीं होनी चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से रिटायर्ड और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सतपाल कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चले तो 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान के हर आदमी को डॉक्टर बनाया जा सकता है। इनके हिसाब से चला जाए तो हर आदमी स्वास्थ्य संबंधी मामलों का एक्सपर्ट हो जाएगा और सभी के साथ साथ अपना भी इलाज कर लेगा और कोरोना इस देश में आएगा ही नहीं। जब 12वीं पास पैरामेडिकल स्वास्थ्य सहायक बनकर औरों की देखभाल करेंगे और कोरोना के इलाज में मदद करेंगे तो यह बेहद सस्ता सौदा है। इसे तो हर राज्य को अपना लेना चाहिए और अपने राज्य के हर व्यक्ति को ट्रेन कर देना चाहिए। इसके बाद बीमारी तो फैल ही नहीं सकती। डॉक्टर सतपाल कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री को हेल्थ असिस्टेंट क्या करता है यह नहीं पता है। यह बेहद बचकाना है या फिर राजनीति से प्रेरित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी कहती हैं कि यह वोटों की राजनीति है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से लगता है कि मरीज की जान सस्ती है। यह तो ऐसे है कि अब कोई भी स्वास्थ्य देख सकता है, कोई भी इलाज कर सकता है। 15 दिन में नर्स और टेक्नीशियन बनाने का यह आइडिया नायाब है। हालांकि ऐसा न किया जाए तो बेहतर है। आईएमए और नर्सेज यूनियन भी फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं एम्स नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष हरीश कुमार काजला कहते हैं कि जो नर्सेज पहले से काम कर रहे हैं उन्हें उनकी सैलरी न देकर बाहर से किसी को भी भर्ती करके और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देकर अब सरकार मरीजों का इलाज कराएगी। यह बेहद खतरनाक है। वही ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर राय के जॉर्ज का कहना है कि इस तरह ट्रेनिंग प्राप्त लोगों को नर्स या कम्युनिटी असिस्टेंट नहीं कहा जा सकता। नर्स होने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अच्छी समझ जरूरी है। इस तरह के ट्रेंड लोग सिर्फ मरीजों के कपड़े बदल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मरीजों को इधर से उधर ले जाने का काम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ऐसा धमाका कर दिया कि ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी तक के पसीने छूट गए। असल में दिल्ली आए जगदीप धनखड़ अचानक लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के आवास पर जा पहुंचे और उनके साथ बातचीत की। इस बात की खबर लगते ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया। धनखड़ गुरुवार शाम चौधरी के आवास पर पहुंचे और बाद में इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में 1 कप कॉफी से अधिक बातचीत हुई। दोनों के बीच बातचीत क्या हुई यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि कॉफी के प्याले से तूफान का निकलना भारतीय सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा है। कहीं धनखड़ और अधीर के बीच खनकते कॉफी के प्याले से कोई तूफान न निकले। अधीर रंजन चौधरी 17वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और बेरहामपुर से संसद सदस्य हैं। ट्वीट में उन्होंने शिष्टाचार भेंट के बारे में संकेत दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग बैठक की प्रवृत्ति के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। चौधरी ने इस मुद्दे पर संदेशों का जवाब नहीं दिया, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर धनखड़ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आमने सामने हैं। धनखड़ ने गुरुवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। बैठक का विवरण ज्ञात नहीं। धनखड़ के कार्यालय ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सुदेश धनखड़ के साथ भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। धनखड़ ने हालांकि कहा कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। बाद में धनखड़ ने गृह मंत्री शाह से भी मुलाकात की। धनखड़ और शाह दोनों की एक तस्वीर के साथ गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। धनखड़ ने 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हिंसा प्रभावित राज्य के कई हिस्सों का दौरा किया था और लोगों से बातचीत की थी। राज्यपाल के एक करीबी सूत्र ने कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य में उनके अनुभव का पूरा ब्यौरा एक रिपोर्ट में दिया गया है। धनखड़ दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे G23 के नेता तो पहले से ही कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब जयराम रमेश जैसे नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया कि पार्टी को हर हाल में नेतृत्व का फैसला करना ही होगा। बदहाल और जर्जर होती जा रही कांग्रेस के नेता
जयराम रमेश ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कोई भी तरीका हो, लेकिन अब हमें पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे को हल करना ही होगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। अब हमें अपने घर को दुरुस्त करना होगा। जयराम रमेश ने पार्टी और लीडरशिप को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी नेता के पास जादुई छड़ी नहीं है। पार्टी को रास्ते पर लाना और सही नेतृत्व देना पार्टी के सभी नेताओं की सामूहिक कोशिश होती है। जयराम ने यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को समान विचारधारा वाले दलों के साथ आम सहमति बनाने होंगे। पिछले साल पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और हाल ही में जतिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान, पंजाब, असम, केरल और महाराष्ट्र तक में कांग्रेस कलह का शिकार है। बड़े नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। असम के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने तो राहुल गांधी को नकारा और असक्षम बताते हुए पार्टी छोड़ी। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि राहुल गांधी के रहते कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इन सब बातों को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि जिन युवा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उन्हें जन्म से विशेषाधिकार मिले हैं और पार्टी की ओर से अच्छे पद मिले हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हजारों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के गुंडाराज पर अब कायदे से लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे सियासी हिंसा की वजह से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो राज्य सरकार और न ही पुलिस प्रशासन को कहीं हिंसा दिख रही है। मतलब कि सरकार से लेकर पुलिस तक ने टीएमसी के गुंडों को पूरी आजादी दे रखी है कि चाहे जो करो, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है। राज्य की इस हालत पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच करने का आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच के लिए कहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई विभिन्न प्रकार की हिंसा की घटनाओं के लिए जांच के लिए केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी। इस 4 सदस्यीय कमेटी ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोनिका अरोरा के नेतृत्व वाले बुद्धिजीवियों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तथ्यों को उजागर करने वाली रिपोर्ट 2021 में बंगाल में खेला नामक शीर्षक की अपनी रिपोर्ट को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सौंपी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हो रहे हिंसा पर देश के 600 शिक्षाविदों ने पत्र लिखा। शिक्षाविदों ने ममता बनर्जी सरकार को आग्रह किया था सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाकर संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ न करे। पत्र लिखने वालों में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, डीन और पूर्व वाइस चांसलर शामिल थे। इतना ही नहीं, शिक्षाविदों ने टीएमसी सरकार से राज्य में बदले की राजनीति बंद करने की मांग भी की थी। पत्र में कहा गया कि टीएमसी से जुड़े आपराधिक किस्म के लोग उनके विपरीत विचारधारा वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया था कि हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उनके साथ लूटपाट भी की गई थी। मई को ऑप इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टीएमसी के गुंडों की हिंसा के कारण भाजपा कार्यकर्ता बंगाल से पलायन कर असम चले गए। असम के सीएम और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बंगाल छोड़कर असम आने वाले कई लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा था कि बंगाल में भय के वातावरण के कारण जारी पलायन के बीच असम पहुंचे 450 से अधिक लोगों को धुबरी में 2 राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ममता बनर्जी की इसी वजह से ठनी हुई है। धनखड़ लगातार राज्य में हो रही हिंसा पर काबू पाने के लिए ममता सरकार को कहते रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की बातों पर अमल करने के बजाय ममता बनर्जी उसे सियासी रंग देने की कोशिश करती रही। बंगाल में बने भय और हिंसा के माहौल की पूरी रिपोर्ट देने राज्यपाल दिल्ली भी आए और पीएम मोदी, अमित शाह और राज्यपाल सहित कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बंगाल की बेलगाम सरकार पर लगाम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।